हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। है ना, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का करने वाले हैं, जिस पे हर साल नीट में जो है वो क्वेश्चन आता है, दैट इज़ नोन एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है उसके साथ साथ हम लोग ये भी करेंगे कि जो अर्ली डायग्नोसिस है किसी भी डिजीज़ का वो किस तरह से किया जाता है, वो भी हम आज के लेक्चर में जानेंगे। है ना, तो स्टे ट्यून विथ माय लेक्चर। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने जो ह्यूमन इंसुलिन है वो कैसे बना वो हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके पहले आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, और एक एक वर्ड एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने आपको समझाई थी। है ना, पढ़ाने के बाद मैंने आपको एनसीईआरटी भी रीड कराई थी और बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फ्लेवर से वो टमाटो कैसे बनता है, हीरोडीन कैसे बनता है ना, देन गोल्डन राइस कैसे बना, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज जो है आज 5th लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। 4 जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी पूरे के पूरे लेक्चर्स अपलोडेड है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है उसके लेक्चर्स भी अपलोडेड है ना। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, My name is Vaishnavi Mishra and I am a niche biology educator। मेरा एम जो है वो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अपना नॉलेज स्प्रेड करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो नीट में अच्छे से हो सके। 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स मैं आपको दिला सकूं बायोलॉजी में। अंडरस्टूड। आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जस्ट इन टीचिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ही सिर्फ मुझे पढ़ाते हुए 8 ईयर्स हो गया। उसके अलावा भी मैंने पढ़ाया है, बट ये अगर हम लोग फुल टाइम की बात करें, है ना, तो वो 8 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, अभी भी मैं पढ़ाती ही हूँ। लेकिन अब जो यूट्यूब है उसके थ्रू मैं बहुत सारे बच्चों को नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहती हूँ अपना, ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग की फ़ीस को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? थेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। है ना, किसी जीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जीन के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी बीमारी का। है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है ना, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई सेल है, मान लो दिस इज़ अ सेल, है ना, और उस सेल में कोई जीन है जो कि क्या हो गई है, जो कि डिफेक्टिव है, ये काम नहीं कर रही है, दिस इज़ अ डिफेक्टिव यू कैन से जीन। अब इस डिफेक्टिव जीन को हम लोग करेक्ट जीन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट जीन से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी। यानी जीन थेरेपी एक प्रकार का मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए, करेक्शन करने के लिए किसी भी जीन डिफेक्ट का, है ना, जो कोई किसी चाइल्ड में या एम्ब्रायो में डायग्नोस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू राइट द डिफिनेशन ऑफ जीन थेरेपी विच वी ऑल शुड नो। तो क्या इसका डिफिनेशन क्या हुआ बच्चों? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज, जो अलाउ कर रहा है, क्या चीज़ अलाउ कर रहा है, या एनसीईआरटी का ही डिफिनेशन है, दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। जो किसी के जीन डिफेक्ट को करेक्ट करना अलाउ कर रहा है, दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। ठीक है, दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड, जो कि किसी बच्चे में डायग्नोज हुआ है, या यू कैन से इम्ब्रियो में डायग्नोज हुआ है। ठीक है, किसी इम्ब्रियो में अगर कोई जीन का डिफेक्ट डायग्नोज हुआ है, समझ में आया, तो उसको अगर आप करेक्ट कर सकते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जीन थेरेपी बोलते हैं। है ना, बहुत सारे बीमार यू कैन से डिजीज़ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक यू कैन से जो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होता है, तो उस डिफेक्टिव जीन्स का हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, किससे, करेक्टिव जीन्स का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, किसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। किसी डिफेक्टिव जीन का हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं विथ करेक्ट जीन्स। और जनरली इसको किस में किया जाना चाहिए, किस समय किया जाना चाहिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाना चाहिए, है ना, इन एम्ब्रियो या चाइल्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर यू कैन से चाइल्ड के स्टेज में अगर हम करेंगे तो ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, है कि नहीं? अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो जीन थेरेपी है वो कब दिया गया था, है ना, वो हमें पता होना चाहिए। उसके पहले एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं।
जीन थेरेपी, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल नीट में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सबको मालूम है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर से नीट पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, है ना। 10 से 11 क्वेश्चन, कभी कभी 9 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर साल, दोनों चैप्टर्स मिला के बायोटेक्नोलॉजी के, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Just मैंने अभी बताया, here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease, है ना। अगर कोई जीन जो है वो डिफेक्ट हो गया है, अगर मान लीजिए उस जीन का काम है कोई इंजाइम बनाना, और वो इंजाइम अगर नहीं बना पा रहा है और वो इंजाइम बहुत यूजफुल है हमारे लिए, तो क्या होगा, उस इंजाइम का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के सेल में या किसी पर्सन के यू कैन से टिश्यू में वो हम लोग यू कैन से जीन डाल दे जो कि वो पर्टिकुलर इंजाइम सिंथेसाइज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जीन है वो करेक्ट हो जाएगा और वो इंजाइम जो है वो बनने लगेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड compensate for the non-functional gene. yes or no? जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपनसेट कर सकता है उसके फंक्शन को। कैसे? करेक्टिव जीन डाल के हम लोग उसके फंक्शन को कंपनसेट करा सकते हैं। वेरी सिंपल। यस, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे सबसे पहला जो जीन थेरेपी है वो दिया गया था। तो यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, द फर्स्ट क्लिनिकल, ये आपको याद रखना है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन इन 1990। किस ईयर में किया गया था? यू हैव टू रिमेंबर दिस। 1990 में सबसे पहला जीन थेरेपी किया गया था, ठीक है। किसमें? एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था। इन अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 4 साल की बच्ची में सबसे पहली बार जीन थेरेपी किया गया था, ठीक है। किसमें किया गया था सबसे पहली बार जीन थेरेपी? एक 4 साल की बच्ची में सबसे पहली बार जीन थेरेपी किया गया था। उस बच्ची का क्या नाम था? उस बच्ची का नाम था अशांति डिसल्विया, है ना। ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। इसका नाम क्या था? अशांति डिसिल्वा। अशांति डिसिल्वा जो है बच्ची का नाम था, जिसमें सबसे पहली बार जो जीन थेरेपी ये किया गया था। एंड ये जो बच्ची है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, कौन से प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी ये? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सफरिंग फ्रॉम, ये जो बच्ची है ये सफ़र कर रही थी एडीए डिफिशियंसी से, सफरिंग फ्रॉम एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी, एडीए इज एक्चुअली एंजाइम, ठीक है। एडीए जो है एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। डीएमिनेज, किसी भी सफिक्स में अगर एज लगा हो इसका मतलब वो एंजाइम है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है उसमें नहीं था, है ना। किसमें? उस बच्ची में नहीं यू कैन से सिंथेसाइज हो रहा था। क्यों नहीं सिंथेसाइज हो रहा था? ठीक है, ये जो है ये लैकिंग था, दिस एंजाइम वाज लैकिंग। व्हाई दिस एंजाइम वाज लैकिंग? ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। जो इस एंजाइम के लिए जो यू कैन से जीन था, है ना, कोई ना कोई जीन होता है ना जो किसी न किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो इस एंजाइम को सिंथेसिस करने वाला जो जीन था वो डिलीट हो गया था इस बच्ची में। दिस एंजाइम वाज लैकिंग ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। डिलीशन हो गया था किसका? जीन का। किसके लिए? फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए। डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए, यस और नो। और इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, इट इज़ वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम को के फंक्शनिंग के लिए ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्यों?
because it is responsible for maturation and proliferation of T and B lymphocytes. It is responsible, ये जो enzyme है ये responsible है किसके लिए? This enzyme is responsible for maturation. This enzyme, that is ADA enzyme, is responsible for maturation and proliferation. Proliferation मतलब division. Yes or no? Proliferation मतलब क्या हो गया? Division. किसका proliferation? Of T lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. समझ में आया कि नहीं? टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन के लिए ये जो एडीए एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट जो है ये किस प्रकार का इम्यूनिटी देता है. ये देता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना. जैसे एड्स में आपने पढ़ा होगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है एड्स, है ना. टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड डिसऑर्डर था एड्स. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एडीए डिफिशियंसी ये एड्स से भी ज़्यादा सीवियर है क्योंकि इसमें आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो बी लिम्फोसाइट है ये किस प्रकार का इम्यूनिटी देता है बताओ? ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, है ना. ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं. तो इन केस ऑफ यू कैन से एडीए डिफिशियंसी सीएमआई और ईएमआई और जो एचएमआई है यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन दोनों पे असर हुआ, है ना. क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है दोनों की दोनों मैच्योर और प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो पर्सन है ना, वो सफ़र करने लगा एक बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर से जिसको हम बोलते हैं स्किड. स्किड स्टैंड्स फॉर सीवियर कंबाइंड. SCID stands for severe combined immunodeficiency syndrome. समझ में आ रहा है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी. ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं? ये जो लड़की थी अशांति डिसिल्विया उसमें ही सबसे पहली बार जीन थेरेपी 1990 में किया गया था, जो कि 4 साल की बच्ची थी और वो किससे सफ़र कर रही थी? उसमें एडीए नाम का एंजाइम नहीं बन रहा था. ये एंजाइम क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन था वो डिफेक्टिव हो गया था, वो डिलीट हो गया था, जिसके वजह से एडीए नाम का जो एंजाइम है इसमें नहीं बन रहा था. अब ये जो एडीए एंजाइम है इस स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज और ये एंजाइम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, है ना. टी और बी सेल के मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन के लिए ये एंजाइम जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आपका दोनों इम्यूनिटी जो है वो हैम्पर हो जाएगी, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल दोनों, और इसकी वजह से पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर. समझ में आया कि नहीं आया? इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर से पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली सफ़र कर सकता है. इज दिस क्लियर? तो अब ये जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी किया कौन था, किसने किया था? हु वॉज द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली डन द जीन थेरेपी? ये आपको नहीं याद रखना है, जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू. इट वॉज डन बाय विलियम फ्रेंच एंडरसन. किसने इसको किया था? विलियम फ्रेंच एंडरसन. आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा. ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, नहीं. यू हैव टू मेक द नोट्स मतलब अलॉन्ग विद मी ओनली. समझ में आए? मेरे साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगी. अब जीन थेरेपी कैसे किया गया था स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे. थोड़ी सी चीज़ें हम एनसीईआरटी की अभी भी रीड कर सकते हैं. 1 सेकेंड. देखिए यहाँ पे द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, सबसे पहली बार जो क्लिनिकल जीन थेरेपी है इट वाज गिवन इन 1990, है ना, टू अ 4-year old गर्ल. कौन थी? गर्ल थी ये. क्या नाम था? अशांति डिसिल्वा. ठीक है, विथ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डिफिशियंसी. एडीए डिफिशियंसी है, किसी के भी सफिक्स में अगर एज लगा हो तो वो एंजाइम होता है. दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. जस्ट मैंने बताया द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज. इस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन थी वो डिलीट हो गई थी. अब इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे ट्रीट किया गया, है ना, और इसका टेम्प्रोरी क्योर क्या था और परमानेंट क्योर क्या था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब पढ़ेंगे. स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब पढ़ते हैं बेसिकली. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या किया गया बेसिकली कि पेशेंट्स जो हैं
पेशेंट जो है जिसको इसकी डिफिशियंसी थी, तो उसके लिम्फोसाइट्स को लिया गया, पेशेंट्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम द ब्लड, उसको ब्लड से निकाला गया, टेकन आउट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट को ब्लड से बाहर निकाला गया और उसके लिम्फोसाइट के अंदर है ना जो नॉर्मल एडीए का जीन है वो डाला गया, नॉर्मल एडीए जीन जो है, ठीक है, इज इंसर्टेड, उसके अंदर जो एडीए जीन है उसको इंसर्ट किया गया। समझ में आया कि नहीं? किसमें इंसर्ट किया गया? इन लिम्फोसाइट्स में, इन दीज लिम्फोसाइट्स। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ साथ में ना, और मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली मेरे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी से रिकॉर्ड करके और अपलोड कर देती हूँ, है ना। देखो इसमें टाइम भी दिख रहा है, 10:06 हो रहा है ना। होली का दिन है आज। इज दिस क्लियर और नॉट? 3 मार्च, ठीक है, वो सब आपको नज़र आ रहा है। 29% मेरी बैटरी रिमेनिंग है, तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मेरा स्पीड थोड़ा स्लो होता है, मैं कहीं एडिटिंग वगैरह कुछ कर नहीं रही होती हूँ। तो आप चाहोगे अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25x या 1.5x पे देख लेना। तो नॉर्मल एडीए जीन इज इंसर्टेड इन दीज लिम्फोसाइट्स, और क्या यूज़ करेंगे हम? वेक्टर, है ना, यूजिंग, और यहाँ पे एनिमल सेल यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों आपको पहले भी बताया है कि जब हम एनिमल सेल यूज़ करेंगे तो उसमें हम एज अ वेक्टर रेट्रोवायरस को यूज़ करेंगे, यस और नो? तो यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर, है ना, उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर? रेट्रोवायरस हम लोग यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन देखो, A functional ADA यहाँ पे as a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA cDNA, cDNA मतलब complementary DNA, using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes. ठीक है, cDNA हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखिए भाई, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ना, cDNA, इसको कैसे बनाते हैं? आरएनए से बनाते हैं। कौन से इंजाइम यूज़ करके? इसको बनाते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज़ करके। वाई वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ओवर हियर, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है इसमें इंट्रॉन्स नहीं होता है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना जिसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं वो नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? ओनली एक्सॉन्स। जो कोडिंग ओनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होगा। एक्सॉन्स क्या होता है? कोडिंग पार्ट होता है ना, यस और नो। और कई सारे जो वेक्टर होते हैं वो प्रोसेस नहीं कर सकते हैं किसको? इंट्रॉन्स को। मेनी वेक्टर्स कैन नॉट प्रोसेस इंट्रॉन्स, याद रखिएगा ये चीज़। मेनी वेक्टर्स, जैसे रेट्रोवायरस भी है, मेनी वेक्टर्स कैन नॉट प्रोसेस इंट्रॉन, वो इंट्रॉन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इंट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। इसीलिए वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इस्तेमाल करके हम लोग जो एडीए जीन है उसको इंसर्ट कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स में, और एज अ वेक्टर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रेट्रोवायरस यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? ये जो cDNA है इसका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है, तो इट इज़ ईजिली यू कैन से स्मॉलर साइज़ है, क्योंकि भाई इसमें इंट्रॉन है ही नहीं, तो साइज़ विल बी स्मॉलर एंड इट इज़ ईजियर, ठीक है, टू इंसर्ट इनटू वेक्टर, ईजियर टू इंसर्ट इनटू वेक्टर। ये मत बोलना कि मैम आप ये सब चीज़ें क्यों लिखवा रही हो, ये सब तो हमें नहीं बुक में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। लेकिन देखो भाई, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA जिसका क्या मतलब हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं आखिर में, ये आपको एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए। नीट की स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग द cDNA, क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे? एक्सॉन्स है, कोडिंग पार्ट है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने पेशेंट का जो लिम्फोसाइट है उसको क्या किया? बाहर निकाला ब्लड से, और उसके अंदर जो हमारा नॉर्मल जीन है एडीए का वो इंसर्ट कर दिया। कौन सा वेक्टर इस्तेमाल किया? एनिमल है तो रेट्रोवायरस यूज़ कर रहे हैं एज अ वेक्टर। और ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इसको हम लोगों ने लैबोरेटरी में ग्रो करवाया। समझ में आया कि नहीं? ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, दीज मॉडिफाइड सेल्स आर ग्रोन। कहाँ पे ग्रो करवाया? इन कल्चर, लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं।
लेबोरेटरी में कल्चर बना के उसको वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? और जो करेक्टेड सेल्स है ना, सेल्स के अंदर भाई एडीए जीन चला गया तो जो सेल है वो करेक्ट बोला जाएगा ना। द करेक्टेड सेल्स जिसके अंदर एडीए जीन है, द करेक्टेड सेल्स जो है दे आर एक्चुअली इंजेक्टेड, उसको इंजेक्ट कर दिए गए। कहाँ इंजेक्ट कर दिया गया, कहाँ पे इंजेक्ट कर दिया गया? दे आर इंजेक्टेड बैक इनटू पेशेंट। इसको पेशेंट के अंदर क्या कर दिया गया? इंजेक्ट बैक कर दिया गया, इसको फिर से पेशेंट के अंदर डाल दिया गया। इज इज क्लियर और नॉट? लेकिन इससे प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी भाई? जो लिम्फोसाइट्स है वो अमर तो नहीं है, इमॉर्टल नहीं है ना, बताइए। जो लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने डाला कल्चर मीडियम में बना के पेशेंट के बॉडी में, उस वो जो है अमर तो नहीं है, इमॉर्टल नहीं है ना, उसका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट है। तो बार बार आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो कि नहीं? बार बार आपको ये स्टेप जो है रिपीट करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। यस और नो? तो क्या बोलना चाह रही हूँ, इससे क्या ड्रॉबैक था, इसका क्या प्रॉब्लम था? ड्रॉबैक क्या था? प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया? ड्रॉबैक, है ना। व्हाट वाज द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक क्या था यहाँ पे? सिंस लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर नॉट इमॉर्टल, ये अमर नहीं है। इमॉर्टल मतलब क्या होता है? अमर। दे आर नॉट इमॉर्टल एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन क्या है? शॉर्ट है। यस और नो? लाइफ स्पैन जो है इसका शॉर्ट है। देयरफॉर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, बार बार आपको इसको देना पड़ेगा, है ना। तो या परमानेंट क्योर तो नहीं है ना। अगर आपको कोई चीज़ बार बार देना पड़े तो परमानेंट क्योर नहीं है। जैसे स्क्रीशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किडनी जो है उसका अगर फेलियर हो गया तो डायलिसिस जो है वो परमानेंट क्योर नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन इज़ द परमानेंट क्योर टेक्निकली उस केस में, है ना। तो दे आर फॉर पीरियोडिक, है ना, पीरियोफिक लिख दिया मैंने, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, ठीक है, अगेन एंड अगेन इज रिक्वायर्ड। पीरियोडिक इन्फ्यूजन अगेन एंड अगेन जो है यहाँ पे क्या होगा? इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? ये क्या परमानेंट क्योर है? नहीं, इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। ये परमानेंट क्योर नहीं हुआ। इज दिस क्लियर और नॉट? ये परमानेंट क्योर नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? ये परमानेंट क्योर हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं भाई ये परमानेंट क्योर तो नहीं हुआ। क्यों नहीं परमानेंट क्योर हुआ? ये बात समझ में आई? ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा मैं इसको नीचे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 मिनट दो क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। जस्ट गिव मी सम टाइम। ये थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह कम थी इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया था जो, उसका लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो है वो समझाया है। समझ में आया है? तो जो बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर्स वो जाकर देख लीजिएगा। इज दिस क्लियर? वो जाकर लेक्चर्स देख लीजिएगा। जब तक मैं शिफ्ट कर रही हूँ आप इसको आगे बढ़ा दो, मतलब लेक्चर्स को, ताकि आपका टाइम बचे। कुछ चीज़ें मैं लिख के लाई थी आपके बेटरमेंट के लिए ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। है ना।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है ये परमानेंट क्योर है क्या? नहीं है। दूसरा तरीका हम लोग क्या ले सकते हैं? दूसरा हम लोग क्या तरीका ले सकते हैं? तो ये लिम्फोसाइट वाला तो भाई परमानेंट क्योर नहीं हुआ। दूसरा तरीका हम क्या ले सकते हैं? वी कैन ऑप्ट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। यस, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं, है ना। लेकिन बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें क्या इशू आ गया, इसमें क्या यू कैन से ड्रॉबैक आएगा। जब आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आप जेनेटिक करेक्शन तो नहीं कर रहे हो ना। यू आर नॉट डूइंग द जेनेटिक करेक्शन, है ना। आप समझिएगा इस चीज़ को, यू आर नॉट डूइंग द जेनेटिक करेक्शन। आप जेनेटिक करेक्शन नहीं कर रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो आप फिर एक्चुअली में? डिफेक्टिव सेल्स आर रिप्लेस विद डोनर सेल, है ना। जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उसको डोनर का सेल जो है यू कैन से रिप्लेस कर दे रहा है। इसमें डिफेक्टिव सेल्स जो हैं, ठीक है, किसके? पेशेंट के, दे आर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाई डोनर सेल। डोनर के सेल के द्वारा जो डिफेक्टिव सेल्स हैं वो रिप्लेस किए जा रहे हैं, है ना। एक तो यहाँ पे आप जीन को करेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो पेशेंट के, ये आप जीन थेरेपी में तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को टेक्निकली, क्योंकि हम लोग जेनेटिक करेक्शन नहीं कर रहे हैं इसमें। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डिफेक्टिव सेल्स है किसका? पेशेंट का, दे आर एक्चुअली रिप्लेस बाय द डोनर सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उसके साथ साथ जो बोन मैरो है, बोन मैरो जो है उसको वो तो रिजेक्ट भी हो सकता है ना, कैन बी रिजेक्टेड बाय द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम ऑल्सो। यस और नो? इट कैन बी रिजेक्टेड। वो रिजेक्ट भी हो सकता है किससे? बाय पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। पेशेंट जो है उसके इम्यून सिस्टम से जो बोन मैरो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? पेशेंट्स इम्यून सिस्टम से वो रिजेक्ट भी हो सकता है ना। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी किसकी? रिक्वायरमेंट किसकी होगी? कॉम्पैटिबल डोनर की। रिक्वायरमेंट किसकी होगी? कॉम्पैटिबल डोनर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डोनर सही नहीं मिला तब तो बहुत खतरा हो जाएगा ना। कॉम्पैटिबल डोनर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इफ़ डोनर सेल फेल टू सर्वाइव, अगर मान लो डोनर सेल जो है इट फेल टू सर्वाइव, डिजीज में रीअपियर। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर डोनर का जो सेल है, इफ़ डोनर सेल फेल्स टू सर्वाइव, अगर डोनर का सेल जो है वो पेशेंट के बॉडी में सर्वाइव करने से फेल हो गया, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है, टी किलर सेल्स है ना। टी किलर सेल जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इफ़ डोनर सेल फेल्स टू सर्वाइव, डिजीज़ जो है वो वापस से आ सकता है, डिजीज़ में रीअपियर, डिजीज़ जो है वो वापस से रीअपियर हो सकता है। यस और नो? तो इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कोई बहुत ऑथेंटिक मेथड नहीं है। यस और नो? और पेशेंट जो है जिसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है उसको क्या करना पड़ेगा? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेना पड़ेगा, है ना। पूरे लाइफ लॉन्ग क्या लेना पड़ेगा? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। तो पेशेंट मस्ट टेक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जैसे साइक्लोस्पोरिन आपने पढ़ा होगा, देन सिंथेटिक कॉर्टिसोल, ये सब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं। यस और नो? सप्रेसिव ड्रग्स लाइफ लॉन्ग। तो उसके वजह से ये जो आपका टेक्निक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का भी, इसको भी हम लोग स्टेबल परमानेंटली नहीं बोल सकते। दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्टेबल परमानेंटली। उसके बाद से और कौन कौन से मेथड्स लिए गए? दो तो हम लोगों ने देख लिया, एक लिम्फोसाइट वाला देख लिया, है ना। दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देख लिया। एक और मेथड हम लोग देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT। ERT का फुल फॉर्म क्या हो गया बच्चों? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम को रिप्लेस करने वाला थेरेपी हो सकता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या कर रहे होते हैं, है ना। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या कर रहे होते हैं? जो फंक्शनल ADA है, अफंक्शनल ADA, ADA क्या है बच्चों? एंजाइम ही तो है। अफंक्शनल ADA, ठीक है, एंजाइम जो है वो हम पेशेंट को देंगे। इट इज़ गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्ट करेंगे, एंजाइम्स इंजेक्ट करेंगे किसमें? पेशेंट में, बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के माध्यम से जो फंक्शनल ADA है वो हम लोग पेशेंट में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। लेकिन ये भी यू कैन से बट इट डज़ नॉट करेक्ट द डिफेक्टिव जीन्स। लेकिन ये डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट थोड़ी ना करेगा, सिर्फ हम इंजाइम शरीर में डाल रहे हैं ना, जीन को करेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी का जो परमानेंट सॉल्यूशन है ये तो नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि बट इट डज़ नॉट, समझिएगा, करेक्ट
द डिफेक्टिव जीन्स, ये डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट नहीं कर रहा है, यस और नो, बट इट डज नॉट यू कैन से करेक्ट्स द डिफेक्टिव जीन्स. इज दिस क्लियर और नॉट? इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं ना. इंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर इंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. एक्सेप्शन आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा. राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए होता है उसमें एज इंजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी में आरएनए होता है एज इंजाइम. लेकिन बाकी जो इंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर ना. तो ये क्या होते हैं, दे गेट डिग्रेडेड नेचुरली. इंजाइम्स कुछ समय के बाद नेचुरली क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं. दे गेट डिग्रेडेड नेचुरली. तो ठीक है, तो इसमें भी क्या होना पड़ेगा, इसका भी पीरियोडिक इन्फ्यूज़न लगेगा ना. बार बार आपको इसको देना पड़ेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने इंजाइम दिया पर पेशेंट को एडीए का और पूरी लाइफ वो उसी इंजाइम से काम चला सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. इंजाइम्स जो है वो एक समय के बाद डिग्रेड हो जाएगा बॉडी में और फिर से आपको रिपीटेड इन्फ्यूज़न करना पड़ेगा, पीरियोडिक इन्फ्यूज़न करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन रिपीटेडली उसको करना पड़ेगा. तो अब भाई परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या है, व्हाट कैन बी द परमानेंट क्योर, है ना. परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, परमानेंट क्योर के लिए कौन सा मेथड हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग देखेंगे. एक मेथड तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है और एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ. दोनों मेथड्स में कुछ भी आप यू कैन से यूज़ कर सकते हो एज अ परमानेंट क्योर. तो एक मेथड आपका हो सकता है कि जो नॉर्मल जीन्स है ना, नॉर्मल जीन्स ध्यान से समझिएगा, जो कि क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं एडीए इंजाइम, प्रोड्यूसिंग एडीए. एडीए क्या है बच्चों, इंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज इंजाइम विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. अगर इस नॉर्मल जीन को है ना इंसर्ट कर दें, इज इंसर्टेड, इसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, पेशेंट के बोन मैरो में, इन पेशेंट्स बोन मैरो, इन पेशेंट्स बोन मैरो. बोन मैरो में कैसे सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं ना, जो कि बाकी जो यू कैन से डिवाइड करते हैं. तो ये जो जीन है वो बाकी सेल्स में चला जाएगा, यस और नो. और ये कब कर रहे हैं, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर रहे हैं, जब पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यस और नो. इन एम्ब्रियोनिक स्टेज हम लोग कर रहे हैं. तो अब ये जो स्टेम सेल्स हैं ये क्या करेंगे बेसिकली, ये जो आपके स्टेम सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स ये कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, दे कैन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेक्टेड सेल्स. ये कंटिन्यूअसली, बोन मैरो क्या होते हैं, बोन मैरो जो होते हैं दे आर द प्रिकर्सर ना. बोन मैरो क्या होते हैं, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स. सारे ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर होते हैं कौन, आपके बोन मैरो. तो यहाँ पे जो स्टेम सेल्स हैं बोन मैरो में, दे कैन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस द करेक्टेड सेल्स. ये करेक्टेड सेल्स को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेंगे अगर जीन वहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया तो. इज दिस क्लियर? तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने बोन मैरो में ही डिफेक्टिव जीन्स को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया तो आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल सकता है. और इस केस में कोई डोनर की हमें ज़रूरत नहीं होगी, नो डोनर नीडेड. ठीक है, अगर डोनर की ज़रूरत नहीं होगी तो देयर विल बी नो रिजेक्शन वगैरह का खतरा नहीं है. देयर इज़ नो डेंजर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, नो रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम. एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या बोला मैंने, मैं फिर से समझाती हूँ, समझना है आपको बस. ठीक है बच्चों, क्या बोला, नॉर्मल जीन्स को जो कि एडीए प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसको हमने इंसर्ट किया कहाँ पे, पेशेंट के बोन मैरो में, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो बोन मैरो होगा और उसमें जो स्टेम सेल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेंगे करेक्टेड सेल्स को. समझ में आया? तो यहाँ पे कोई डोनर वोनर की ज़रूरत नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं होगा इम्यून सिस्टम के द्वारा, है ना. ये सब प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो एक स्टेप तो ये लिया जा सकता है. आई होप आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ क्या चीज़, नोट्स. दूसरा क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्निक, दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जो जीन है ना, ये आपका एनसीईआरटी बोल रहा है जीन प्रोड्यूसिंग एडीए, जो जीन प्रोड्यूस करने वाला एडीए है, क्योंकि एडीए प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा ना, यस और नो. जीन क्या होता है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन और अ पॉलीपेप्टाइड. ये हर लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ जीन का डिफिनेशन. यस, तो जीन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एडीए, इसको हम आइसोलेट करेंगे. कहाँ से आइसोलेट करेंगे, जीन प्रोड्यूसिंग एडीए इज आइसोलेटेड. कहाँ से आइसोलेट करेंगे हम, फ्रॉम द मैरो सेल्स, जो बोन मैरो के सेल्स हैं उससे हम लोग जीन आइसोलेट करेंगे. जो कौन सा जीन, जो एडीए प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसको आइसोलेट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे. आपका एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इनटू सेल्स, ठीक है, ऑफ द पेशेंट. कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट के.
किस समय इंट्रोड्यूस करेंगे? एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सेल अभी भी बहुत ज़्यादा डिवीजन वाले स्टेज में है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग कर देते हैं, जैसे मान लो मॉड्यूला वगैरह स्टेज में कर दिए, है ना, या फिर जो आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस समय अगर कर दिए तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, है ना। जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो सेल के साथ साथ ये जो जीन है वो भी हर एक सेल में चला जाएगा, तो करेक्टिव जो यू कैन से जीन है वो सेल खुद से प्रोड्यूस करने लगेगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब चलो फिर से हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। यहाँ पे देखो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल, जिसका ना क्या नाम था, अशांति डी सिल्वा, विथ एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डिफिशियंसी थी उसको। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। The disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. बता दिया. बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव. ये कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है. उन दोनों से क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ. एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA cDNA, है ना, cDNA क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ एक्सॉन्स है, और ये स्मॉल साइज का होता है, तो जो वेक्टर है उसको इजीली कैरी कर सकता है. कौन सा वेक्टर यूज़ कर रहे हैं? एनिमल सेल की बात हो रही है तो रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे एज अ वेक्टर. यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स. ठीक है. अब जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उसको हम लोग कल्चर में क्या करेंगे? ग्रो करवा लेंगे, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट. उसके बाद पेशेंट में हम लोग डाल देंगे. तो पेशेंट में जब हम उसको डालेंगे तो पेशेंट के अंदर अब एडीए आ गया, है ना. लेकिन हाउ एवर एज दीज सेल्स, कौन से सेल्स? लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, आर नॉट इमॉर्टल. ये सेल्स जो है वो अमर नहीं है, उनका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट है, दे आर शॉर्ट लिव्ड. द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स. तो उसको बार बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स देना पड़ेगा. लेकिन परमानेंट क्योर क्या है? ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लाइन्स है जो मैं अभी पढ़ूंगी, तो यहाँ देखो, हाउ एवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स. लेकिन अगर हम जीन आइसोलेट करें बोन मैरो के सेल से, जो प्रोड्यूस कर रहा है एडीए नाम का यू कैन से एंजाइम, वो जीन आइसोलेट करें जो कि एडीए एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम इंट्रोड्यूस करें कहाँ पे? सेल्स में, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जैसे मॉड्यूला स्टेज में या ब्लास्टोसिस स्टेज में, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर. तो परमानेंट क्योर पॉसिबल हो सकता है. समझ में आया कि नहीं हाउ एक्चुअली द जीन थेरेपी इज वर्किंग? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई होगी. अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का कैसे करेंगे. एक तो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस होता है और दूसरा जो है आपका अर्ली डायग्नोसिस होता है. समझ में आया कि नहीं? ट्रेडिशनल डायग्नोसिस जो है वो हम लोग लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं, बहुत साल से हम लोग बेसिकली कर रहे हैं ना. ट्रेडिशनल डायग्नोसिस किसका ट्रेडिशनल डायग्नोसिस मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास कब जाते हो कि कोई बीमारी लेके आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? बताओ. जब आपको लगता है कि अब जो है मेरे को सिम्टम्स आ गया. कैसे सिम्टम्स आ गए आपको? जैसे मान लो आपको अगर टाइफाइड है तो उसमें सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, है ना, 39 डिग्री सेल्सियस का. उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो सकता है सीवियर केस में. तो अगर आपको फीवर हो गया या बहुत इश्यूज हो गया, उसके बाद आप जनरली डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत हो गई है, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ या ठीक हो सकता हूँ. तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए, आप स्टूल का जांच करवाइए, आप यूरिन का जांच करवाइए. समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद से डॉक्टर जो है वो आपको ये सब जांच लिखता है, डायग्नोसिस के तरीके लिखता है, और उसके बाद पता चलता है आपको कि हाँ हमको ये डिजीज़ है. यस और नो? जैसे विडाल टेस्ट किया जा सकता है, किसके लिए? टाइफाइड के लिए, है ना. मेंटॉक टेस्ट किया जा सकता है. ठीक
ठीक है। उसके बाद से टॉर्निक्वेट टेस्ट किया जा सकता है डेंगू के लिए। इज दिस क्लियर? मंटॉक टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब जो डायग्नोसिस होता है ये ट्रेडिशनल डायग्नोसिस है, यानी कि जब सिम्टम्स अपीयर होगा किसी पेशेंट में, उसके बाद जब हम लोग डायग्नोसिस कराने जाते हैं तब उसको हम ट्रेडिशनल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें ब्लड, स्टूल, यूरिन इसकी एनालिसिस की जाती है, सीरम की एनालिसिस की जाती है। आफ्टर सिम्टम्स अराइज उसके बाद ये की जाती है। लेकिन अगर आप बहुत अलर्ट हो, अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने हेल्थ को लेके, तो आप सिम्टम आने से पहले भी डायग्नोसिस करा सकते हो किसी बीमारी का। उसको हम बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोल सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि आप सिम्टम्स नहीं आया उसके पहले ही बीमारी पता लगाना चाहते हो, तो उसको हम अर्ली डायग्नोसिस या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के नाम से जानते हैं। जिसमें कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एचआईवी पेशेंट्स में पता लगा सकते हैं। एचआईवी का जीन अगर है तो उसमें एड्स होगा कि नहीं होगा ये पता लगा सकते हैं बहुत इजीली, है ना। तो पीसीआर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एड्स पेशेंट एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक म्यूटेशन इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट। तो कैंसर पेशेंट और एड्स पेशेंट के लिए पीसीआर यूज़ किया जा सकता है। जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड पढ़ाया था तो उसमें आपको पीसीआर पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसका क्या काम होता है? जिसका काम ही होता है बेसिकली एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। तो ये जीन को एम्प्लीफाई करके, या फिर यू कैन से कोई अगर पैथोजेन है उसके जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई करके पता लगा सकता है कि आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी। समझ में आया? इवन जब सिम्टम्स नहीं आया तब। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, उसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं और एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको रन करवाते हैं। यस और नो? तो उसमें भी हम म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं प्रोब का इस्तेमाल करके। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है जो रेडियो लेबल्ड होता है ना। हम लोग फॉस्फोरस 32 का यूज़ करते हैं इसको रेडियो लेबल करने के लिए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके साथ? जो क्लोन ऑफ सेल्स होता है ना उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जहाँ जहाँ आपके कॉम्प्लीमेंट्रियरिटी मिलेगी वहाँ वहाँ प्रोब जो है वो कंबाइन करेगा। अगर वो कंबाइन कर जाएगा इसका मतलब कि वहाँ म्यूटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर म्यूटेशन होता तो उस समय क्या हो जाता? सेल्स अगर म्यूटेट कर जाते हैं तो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता। तो अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोब है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं करता। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री शो कर रहा है यानी कि वहाँ म्यूटेशन नहीं हुआ है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं शो कर रहा है वहाँ पे म्यूटेशन यू कैन से हुआ है। समझ में आया? जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, मैं अभी आपको एक छोटा सा नॉलेज दे रही हूँ, समझ में आया? उसके बाद इलाइजा यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में। ऑटो रेडियोग्राफी जो है एक टेक्निक है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनसाइड सेल्स और टिश्यूज using a photographic film, or it is a method to see whether a radioactively labeled molecules is present inside a cell or not। और ये किस पे वर्क कर रहा है? इट वर्क्स ऑन कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। बेस की पेयरिंग होगी, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंटरी मिलेगा तो प्रोब उसके साथ क्या करेगा? बेस के साथ पेयरिंग कर लेगा। यस और नो? जैसे मान लीजिए ये आपका एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोब यूज़ किया है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी मिला वहाँ वहाँ देखिए यहाँ पे कम्बिनेशन हो गया ना। यहाँ पे प्रोब उसके साथ जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंटरी मिला वहाँ पे वो क्या किया? बाइंड कर गया, बेस पेयरिंग हो गई। और जहाँ जहाँ बेस पेयरिंग हो गई हम बोलेंगे कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। यस, जहाँ बेस पेयरिंग हुई वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो जहाँ जहाँ बेस पेयरिंग हुई वहाँ पे म्यूटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर म्यूटेशन होता तो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो अल्टर हो जाता, डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती ही नहीं, बेस पेयरिंग होती ही नहीं। लेकिन अगर बेस पेयरिंग हो गई है इसका मतलब है कि नो म्यूटेशन, देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रेजेंट। तो वहाँ पे म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे डार्क स्पॉट्स जो है आपके नज़र बेसिकली आएंगे।
समझ में आया कि नहीं? वहाँ पे डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो यहाँ डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी बेस पेयरिंग नहीं हुई, इन जगहों पर कोई बेस पेयरिंग नहीं हुई। तो जहाँ पर कोई बेस पेयरिंग नहीं हुई है इसका मतलब है कि वहाँ पे म्यूटेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं पाई गई है। समझ में आया कि नहीं? कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं पाई गई है यानी कि बेस पेयरिंग नहीं पाई गई है। अगर बेस पेयरिंग नहीं पाई गई है तो कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं अपीयर करेगा फिल्म के ऊपर। ये जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म है इस पे डार्क स्पॉट्स नहीं, यू कैन से, अपीयर करेगा। तो अब ये पैथोजेन के लिए भी करते हैं। पैथोजेन का रूल अलग हो जाता है, वो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं बोल रहा है और आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बस आपको ये समझना है कि जहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रेजेंट होगी वहाँ म्यूटेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन अगर हुआ होता, म्यूटेशन के होने से क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो डीएनए के सीक्वेंस नहीं चेंज हुए हैं, और अगर डीएनए के सीक्वेंस नहीं चेंज हुए हैं इसीलिए तो कॉम्प्लीमेंटरी बना ना, इसीलिए तो बेस पेयरिंग हुई ना। तो जहाँ जहाँ पे बेस पेयरिंग हो रही है वहाँ म्यूटेशन नहीं हुआ है, जहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं हुई वो वहाँ पे डार्क स्पॉट्स नहीं नजर आएंगे और वहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ म्यूटेशन हुआ है। बस आपको यही शॉर्ट में समझना है। किसमें? ऑटो रेडियोग्राफी में। प्रोब क्या होता है? देखो, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड पीस होता है, डीएनए का या आरएनए का, दोनों का में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, फॉस्फोरस 32 यूज करते हैं एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और वो कॉम्प्लीमेंटरी होगा किसके साथ? टारगेट डीएनए या आरएनए के साथ। किसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी होगा? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी होगा, एक सेकेंड, टू टारगेट डीएनए, वेट करो, टू टारगेट डीएनए, जो डीएनए आरएनए को हम टारगेट कर रहे हैं उसके साथ वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटरी शो करेगा, बेस पेयरिंग शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ अलाउड टू हाइब्रिडाइज या बाइंड विद द सैम्पल डीएनए आरएनए। सैम्पल डीएनए आरएनए के साथ वो अलाउड होगा क्या करने के लिए? बाइंड करने के लिए। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ बाइंडिंग अकर्स, अगर बाइंडिंग हो गई तो द टारगेट जीन जो है वो प्रेजेंट है ना, टारगेट जीन प्रेजेंट है यानी कि म्यूटेशन वहाँ पर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर बाइंडिंग हो गई तो टारगेट जीन प्रेजेंट है यानी म्यूटेशन नहीं हुआ है। क्यों? अगर म्यूटेशन होता तो उस कंडीशन में डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता। यस और नो? तो अगर वहाँ पे बाइंडिंग जहाँ नहीं होगी वहाँ म्यूटेशन होगा, जहाँ बाइंडिंग होगी वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा। वेरी सिंपल। समझ में आया? तो इफ बाइंडिंग अकर्स द टारगेट जीन इज प्रेजेंट यानी नो म्यूटेशन, और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। प्रोब जो है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे थैलेसीमिया, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV एड्स, कैंसर रिलेटेड जीन म्यूटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट कैन आइडेंटिफाई द डिजीज बिफोर सिम्टम्स अपीयर। इज दिस क्लियर और नॉट? अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक बार पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या जिसको अर्ली डायग्नोसिस बोल सकते हैं। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है बच्चों? पैथो वर्ड का मतलब क्या होता है? पैथो मतलब होता है डिजीज, है ना। पैथो वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है? डिजीज। और फिजियोलॉजी मतलब होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बॉडी फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी देन? कि किसी डिजीज़ में हमारा बॉडी जो है वो कैसे फंक्शन कर रहा है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। पैथोफिजियोलॉजी मतलब हाउ नॉर्मल बॉडी फंक्शन चेंजेस ड्यू टू डिजीज़। कैसे नॉर्मल जो बॉडी का फंक्शन है वो चेंज हो जाता है किसकी वजह से? ड्यू टू disease. How the normal body function changes with disease. Is this clear or not? Using conventional मतलब traditional method of diagnosis क्या था बताओ? अभी जस्ट आपको बताया सीरम या यूरिन एनालिसिस करते थे, स्टूल एनालिसिस करते थे, ये ट्रेडिशनल मेथड था ना डायग्नोसिस का। कब करते थे? जब सिम्टम्स अराइज हो जाता था तब। अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें तो अर्ली डिटेक्शन नहीं करते थे ना, यूरिन वगैरह जब हम लोग जांच करते थे, क्योंकि सिम्टम्स आ गया उसके बाद आप उसको कर रहे हो जांच। इसका मतलब है कि पैथोजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके शरीर में फैल चुका है। पैथोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस में, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी है किसका? नीट का क्वेश्चन भी है। अभी 2021-22 में पूछा गया था कि अर्ली डायग्नोसिस के कौन कौन से मेथड्स हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी आप यूज़ कर सकते हो। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एंड इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे दैट आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। यस और नो?
अब देखो पीसीआर में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पीसीआर जो है, व्हाट इज़ पीसीआर, आपको पूरा पढ़ाया था मैंने पीसीआर, है ना। कब, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में पढ़ाया था आपको पीसीआर, विच वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस, और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पीसीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या स्टैंड करता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और पीसीआर क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन इन विट्रो। लैबोरेटरी में अगर आप डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बना रहे हो, एम्पलीफाई कर रहे हो जेनेटिक मेकअप को, तो उसी को तो हम बोल रहे होते हैं ना बच्चों, पीसीआर। इन विट्रो मतलब इन लैबोरेटरी, डीएनए का एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन कर रहे होते हैं, किसके, जीन के। तो अगर आपके शरीर के अंदर पैथोजन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी है ना, एम्पलीफिकेशन करेंगे जीन का। अगर आपके शरीर के अंदर पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, नैनोग्राम्स में भी है, तो उसको भी ये एम्पलीफाई कर सकता है, उसके भी कई सारे कॉपीज़ ये बना सकता है और बता सकता है कि हाँ हमारे शरीर में ये पैथोजन है। तो जब सिम्टम्स नहीं भी अराइज किया है तब भी पीसीआर से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं बेसिकली कैंसर का। अगर जीन में म्यूटेशन है कैंसर हो सकता है, या फिर एचआईवी एड्स, उसके भी डायग्नोसिस में हम पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। तो पीसीआर कैन बी यूटिलाइज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एज वेल एज एड्स। और उसका फॉर्मूला क्या है, कितनी साइकिल बनती है पीसीआर में। अगर मान लो कि 5 साइकिल हुआ पीसीआर का, तो 5 साइकिल ऑफ पीसीआर में कितने स्ट्रैंड्स बनेंगे, कितने डीएनए बनेंगे, बताओ। ये मैंने आपको टेक्निक बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, है ना, n इज़ द नंबर ऑफ साइकिल। तो 2 to the power 5 आप लिखोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, बताओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 32। समझ में आया कि नहीं। तो 32 कॉपीज़ जो है डीएनए की बन सकती हैं 5 साइकिल ऑफ पीसीआर में, ठीक है। तो पीसीआर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कैंसर और एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद से हम लोग बात करें अगर इलाइजा के बारे में, इलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी इजी, है ना। इलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। समझ में आया कि नहीं। इसमें हम लोग क्या, एलाइजा अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है बताओ, एंटीजन, एजी मतलब एंटीजन, और एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझ में आया। या तो आप एंटीजन का इस्तेमाल करो, ठीक है, पेशेंट की बॉडी से आप एंटीजन लो तो बाहर से आपको एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, या फिर पेशेंट की बॉडी से सीरम से एंटीबॉडी लो तो आपको बाहर से एंटीजन देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। और उस समय क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। समझ में आया। इंजाइम्स हम लोग यूज़ करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू या येलो कलर बेसिकली आ जाएगा। इंजाइम्स इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं परऑक्सीडेज एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि इलाइजा में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, सबसे ज़्यादा एंजाइम यही यूज़ करते हैं, परऑक्सीडेज, जिसका पूरा नाम होता है हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज। समझ में आया कि नहीं। हॉर्स रैडिश परऑक्सीडेज एंजाइम यूज़ कर सकते हैं इलाइजा में। इलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि इलाइजा इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, है ना, डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स के डायग्नोसिस में इलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है ना। कन्फर्मेटरी टेस्ट एड्स का क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एड्स का, और डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स का क्या होता है, इलाइजा। तो एक तो आप यूज़ कर सकते हो परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो कि ब्लू या येलो कलर दिखाता है, बहुत ही फास्ट और हाईली सेंसिटिव मेथड होता है। और एक और एंजाइम आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज एल्केलाइन फॉस्फेटेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बट बीटा गैलेक्टोसिडेज उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज यानी एपी एंजाइम भी यूज़ कर सकते हो। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है बेसिकली येलो कलर देता है, और जो परऑक्सीडेज एंजाइम हो ये ब्लू या येलो कलर, दोनों में से कोई भी दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एंजाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं इलाइजा में। इलाइजा का प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मैं चाहूँ तो इलाइजा आपको पूरा समझा भी सकती हूँ, है ना, डायरेक्ट इलाइजा,
इलाइजा, सैंडविच इलाइजा, इनडायरेक्ट इलाइजा, बट वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप हायर क्लास में समझोगे, पढ़ोगे। तो अभी आपको इलाइजा में यही याद रखना है। तो कौन कौन से टेक्निक्स हम अर्ली डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं? इलाइजा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ करेंगे, और पीसीआर। ठीक है, समझ में आया? अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्या पैथोजन जो है क्या यू कैन से पैरासाइट्स भी पैथोजन के जैसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना। पैरासाइट्स जो है वो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज पैथोजन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। जनरली तभी हम लोग स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट या सीरम टेस्ट कराते हैं। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। मैंने बताया कि जब हम लोग जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने तो ऑलरेडी पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है। हाउएवर, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, है ना, at a time when the symptoms of the disease are not yet visible, can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. PCR क्या होता है? amplification of DNA करता है, amplification of gene करता है। Can you explain how PCR can detect very low concentration of DNA? मैंने आपको बताया ही था कि इसकी मतलब 30 कॉपीज़ अगर होती है ना PCR की, अरे 30 साइकिल अगर होती है ना PCR की, तो 1 बिलियन कॉपीज़ बन सकती है। सोच लो PCR कितना इफेक्टिव है। समझ में आया कि नहीं? 1 बिलियन कॉपीज़ बन सकती है। पीसीआर बहुत जल्दी एम्पलीफाई कर देता है किसको? जेनेटिक मेकअप को। कैसे पीसीआर काम करता है? ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया था। 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, देन प्राइमर अनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द बेसिस। तो उसमें आप जाकर देख लेना। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient, जैसा कि मैंने बताया, and it is being used to detect mutation in genes in suspected cancer patients too. तो कैंसर और एड्स में PCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? कैंसर और एड्स में PCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए PCR एक पावरफुल टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जब जीन या फिर यू कैन से पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर में बहुत कम अमाउंट में होगा, नैनोग्राम्स में होगा, तब भी ये क्या कर सकता है? उसके जीन को एम्पलीफाई करके बता सकता है कि हाँ, ये पैथोजन आपके शरीर के अंदर है, और उसके लिए हम लोग जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। नेक्स्ट आता अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, ठीक है, टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोल रहे हैं? प्रोब। पढ़ा दिया मैंने। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। बताया मैंने, फोटोग्राफिक फिल्म बनेगा। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों अपीयर नहीं करेगा वो फोटोग्राफिक फिल्म पे? बताइए क्यों नहीं अपीयर करेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे? क्योंकि अगर म्यूटेशन होता, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर म्यूटेटेड जीन है तो डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना। अगर म्यूटेशन होगा तो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया तो क्या क्या कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी बनेगा? नहीं। देयर विल बी नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी कि कोई बेस पेयरिंग नहीं होगा। कोई बेस पेयरिंग नहीं होगा तो अगर कोई बेस पेयरिंग, नो बेस पेयरिंग, है ना। अगर म्यूटेशन हो गया भाई तो डीएनए का सीक्वेंस ही बदल गया। डीएनए का सीक्वेंस बदल गया तो कोई बेस पेयरिंग नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई डार्क स्पॉट नहीं नज़र आएगा। अदरवाइज क्या होता है? जब कॉम्प्लीमेंटैरिटी बनती है ना, जब डीएनए इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होकर बाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो डार्क स्पॉट्स नज़र आता है। लेकिन जहाँ म्यूटेशन नहीं होगा वहाँ पे कोई क्या बोल सकते हैं, अगर जहाँ म्यूटेशन होगा वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं बनेगी, और वहाँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं बनेगी तो बेस पेयरिंग नहीं होगा, और बेस पेयरिंग नहीं होगा तो नो डार्क स्पॉट्स अपीयर ऑन फिल्म। जो फोटोग्राफिक फिल्म है उस पर डार्क स्पॉट जो है वो नज़र नहीं आएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, जस्ट मैंने आपको समझा दिया, है ना। जो प्रोब है उसके पास कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है म्यूटेटेड जीन के साथ, क्योंकि म्यूटेटेड जीन की वजह से डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया है। इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलाइजा? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। या तो आप एंटीजन यूज़ करोगे तो आपको बाहर से एंटीबॉडी लेना पड़ेगा, या अगर एंटीबॉडी यूज़ करोगे तो बाहर से आपको एंटीजन लेना पड़ेगा। इंजाइम यूज़ करोगे, परऑक्सीडेज,
है ना, या फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेज, उसको बार बार वॉश करेंगे और बाद में अगर कलर चेंज हो गया इसका मतलब इलाइजा पॉजिटिव है, अगर कलर नहीं चेंज हुआ तो इलाइजा निगेटिव है। इलाइजा 96 वेल्स होते हैं, है ना, उसी का एक प्लेट होता है, जाके आप देखना गूगल करके, इलाइजा 96 वेल्स के प्लेट होते हैं। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, दैट इज प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ भी एंटीजेंस के जैसा काम कर सकता है। एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब एंटीबॉडी और जेन मतलब जेनरेशन। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो एंटीबॉडी जनरेट कर दे उसको हम एंटीजन बोलते हैं। कोई भी चीज़ एंटीजन के जैसा काम कर सकता है बच्चों, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग कैन एक्ट एज एन एंटीजन। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हो, या एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो या एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हो सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा, क्वेश्चन आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, कौन सा एंजाइम, तो पेरोक्सीडेज या एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ। ये मैंने पहले पढ़ाया है आपको पहले लेक्चर में, है ना, सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन क्या है, Cry1AB and Cry2AC genes controls. Option 1 is cotton bollworms and corn borer respectively. Option 2 is aphids and wasps respectively. Option 3 is corn borer and cotton bollworm respectively. And option 4 is beetles and corn borer respectively. तो बताइए इसका आंसर। Cry1AB और Cry2AC क्या उसके जो जीन्स हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखो, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। Cry1AB किसको कंट्रोल करता है और Cry2AC किसको कंट्रोल करता है। एक और क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, ये भी आपको पढ़ाया था, हिरुडीन एंड एंटीकोएगुलेंट वाज बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम वीट में हुआ था, या ओराइजा सेटाइवा राइस में हुआ था, या ब्रासिका नापस मस्टर्ड में हुआ था, या टोबैको प्लांट में हुआ था, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर मुझे बताओ। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मुझे बताइए, है ना, इन दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं बच गए हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह जो है वो बहुत आसान है ना, जो मेन थे वो हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसका आंसर भी मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर जरूर बताइएगा तब तक, ठीक है।